नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने टॉपिक लिया है मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए हों, चाहे यूपीएसआई के लिए हों या लेखपाल के लिए हों, यूपी पीसीएस के लिए हों या किसी भी एसएससी के एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की, यह नियम किसने दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रोमर। क्रोमर ने ये नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपभोग एवं मांग से, आपूर्ति एवं मांग से, मुद्रा के प्रचलन से या घाटे की अर्थव्यवस्था से? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, मुद्रा के प्रचलन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वो क्या कहलाती है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हॉट मनी। जी हाँ, ऐसी मुद्रा जो शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति रखती है उसे हॉट मनी कहते हैं। बेसिकली ये है क्या, एक कोई विदेशी मुद्रा है जो हमारे देश में कुछ समय के लिए कुछ लाभ लेने के लिए रहती है, और इससे जो है अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकती है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि उसमें ये अस्थिरता ला देगी, क्योंकि इस तरह की ये मुद्रा है। ठीक है, हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, गोल्ड मनी जैसे जैसे आगे आएंगे इनके बारे में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट आता है आपका, निम्न में से कौन सी मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थानांतरण? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मूल्य का स्थानांतरण। मुद्रा का कार्य मूल्य का स्थानांतरण नहीं है, बाकी मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य का संचयन, ये तीनों इसके कार्य हैं। ठीक है, और सही आंसर कौन सा है? मूल्य का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, हवाला क्या है? हवाला है क्या? ठीक है, देखो हवाला जो वर्ड है ये है कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। जो आपकी विदेशी मुद्रा है, जैसे कि अपने देश की रुपया है और उससे विदेशी मुद्रा डॉलर हो जाएगी, येन हो जाएगी, या कोई भी मुद्रा है, उसका अगर आप अवैध तरीके से व्यापार कर रहे हो, उसी को हम हवाला कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है, हार्ड करेंसी, अब हार्ड से आपको पता चल रहा होगा कि भाई वो इजीली तो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो वही है कि चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, या वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से अधिक हो, या वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति और मांग दोनों स्थिर हो। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, मतलब आसानी से वो ना मिल रही हो, मांग ज़्यादा हो रही हो, तो उसको आप हार्ड करेंसी कहेंगे। हालांकि इसमें विदेशी मुद्रा को आप हार्ड करेंसी में रख सकते हैं, क्योंकि जो इजीली मिलने वाली मुद्रा होती है वो लॉफुल मुद्रा होती है, जो आपकी घर में, मतलब जो घर बोल रहा हूँ या जैसे देश में चलती है, जो आपके वो आपकी क्या होती है, लॉफुल मुद्रा या विधि ग्राहक मुद्रा कहलाती है। हार्ड करेंसी आप इसे कहेंगे जो आसानी से आपको नहीं मिल पाएगी, मांग अधिक होगी पर मिलेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी का क्या तात्पर्य है और सॉफ्ट है क्या? वह मुद्रा जिसकी आसानी जो आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, नहीं ये तो अभी मैंने बताया हार्ड है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, हाँ ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है ना, क्योंकि वो हार्ड करेंसी है, ये सॉफ्ट करेंसी है। ठीक है, तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे हम सॉफ्ट करेंसी कहेंगे। ठीक है, अब ये देखो हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी को कैसे, जो डेवलप्ड जो कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, वो हार्ड करेंसी की इसमें स्थिति में रखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी मुद्रा ज़्यादा फैली हुई होती है, तो उनका वो इजीली नहीं मिल पाती हैं। जो डेवलपिंग है उनको आप एक तरीके से सॉफ्ट में रख सकते हो। ठीक है, वो इजीली मिल जाती हैं किसी देश की जो डेवलपिंग छोटे कंट्रीज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जिस मुद्रा का भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। जी हाँ, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो मान लिया, ये ऐसी मुद्रा की बात कर रहे हैं जो किसी भी देश की अपनी घरेलू मुद्रा होती है। घरेलू मुद्रा मतलब वहाँ के कानून द्वारा स्वीकृत हो।
ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, कोई भी दुकानदार उस मुद्रा को लेने से मना। अब हम यहाँ पे दुकान से कुछ खरीदने जा रहे हैं, हम रुपये मुद्रा दे रहे हैं, अगर दुकानदार उसको मना नहीं कर सकता, अगर मना करेगा तो उस पर केस हो जाएगा। तो उस मुद्रा को क्या कहेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विधिग्राह्य मुद्रा, मतलब जो कानून द्वारा स्वीकृत हो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? सस्ती मुद्रा है क्या बेसिकली? ठीक है, तो देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाना, या देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होना, या देश के या ये जो व्यवसाय और उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना, या विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष सस्ते में उपलब्ध होना। देखने में तो आपको इसका ऑप्शन डी लग रहा होगा, क्योंकि सस्ती मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो विदेशी मुद्रा का पिछले के अकॉर्डिंग, मतलब पिछली बार में वो थोड़ा हार्ड तरीके से मिल रही थी, हार्ड मनी थी, अब थोड़ा सा इजीली मिल पा रही है, तो आप उसे सस्ती मुद्रा कहेंगे। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। जो आपके देश की मुद्रा है, आपके देश की मुद्रा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में से अगर आसानी से उपलब्ध हो रही है, ठीक है, तो उसको आप क्या कह रहे हैं? सस्ती मुद्रा कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी कहलाती है? मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो विकसित देश होते हैं उनकी जो मुद्रा होती है वो प्राय क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है वो हॉट मनी कहलाती है। पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में ही मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि हॉट मनी वो मनी होती है जो कुछ समय के लिए लाभ के लिए अपने देश में रखी जाती है, और ये एक अस्थिर है, खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है, अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। तो मतलब कुछ समय के लिए अपने देश में रह टिकती है, फिर वो चली जाती है। जैसे कि आप ब्याज लेना किसी से, या किसी से मतलब लॉटरी वगैरह लग जाना, तो इस तरह की मुद्रा को आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में लगातार अधिक रहती है, मांग अधिक रहती है, आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है, वो हार्ड करेंसी कहलाती है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हार्ड करेंसी में क्या होगा? हार्ड करेंसी में क्या होगा भाई? ये सही, हाँ ये तो सही है भाई, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में, सॉरी सही है ये, ठीक है, की तुलना में मांग लगातार अधिक रहेगी, तो वो तो हार्ड करेंसी कहलाएगी। सही है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, वह मुद्रा जिसकी मांग पूर्ति की तुलना में कम है, पूर्ति की तुलना में कम रहती है, उसे क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी कहते हैं। मतलब डिमांड कम है ऐसा नहीं, डिमांड ज़्यादा होगी और पूर्ति कम होगी, जब भी तो हार्ड होगी ना। डिमांड कम हो रही है और पूर्ति अधिक हो रही, तो वो तो सॉफ्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, इजीली मिल रही है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा हार्ड करेंसी के लिए। और ये कह रहा है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग की तुलना में अधिक होती है, सॉफ्ट करेंसी। बिल्कुल सही है, सॉफ्ट करेंसी भी बताया मैंने। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा इसका सही आंसर है। तो पहला, दूसरा, चौथा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नहीं, नई, ये देखो नहीं गलती से लिखा गया, ये नई मुद्रा है। ठीक है, नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? मतलब पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चलाना। भाई भारत में हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, मोदी सरकार ने क्या, डिमोनेटाइजेशन जिसको आप कहते हो, वही तो होता है विमुद्रीकरण। ठीक है, विमुद्रीकरण बेसिकली किया क्यों जाता है? क्योंकि देखो ऐसा होता है, कुछ ऐसा पैसा होता है, चाहे वो आपने लीगल तरीके से कमाया हो या इलीगल तरीके से कमाया हो, पर आपने उस पर टैक्स नहीं दिया। ठीक है भाई, आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, तो उस पैसे को आप छुपाओगे। अब उस पैसे को अगर आप देश में छुपाते हो अपने, तो इनकम टैक्स की रेड भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप उसे विदेश में छुपा देते हो, और उसी को आप काला धन कह देते हो, विदेशी बैंक में चला जाता है। ठीक है, यही काला धन है। वैसे तो, वैसे इंडिया के अंदर भी की जो पैसा ऐसा है ना, जिसमें क्या नाम है, तुमने टैक्स नहीं दिया है, चाहे वो लीगल तरीके से हो या इलीगल तरीके से, उसको भी आप काला धन ही कहेंगे। बस ये है कि जो लोग हैं यहाँ इंडिया में छुपाने की वजह से बाहर छुपा देते हैं। ठीक है, और लोगों के दिमाग में इमेज बन रही है कि जो विदेश से पैसा आ रहा है इंडिया का छुपा हुआ, उसको काला धन कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। तो मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है भाई? मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी। मतलब कहने का ये है, मुद्रा ज़्यादा हो रही है और माल और सेवा कम हो रहा है, तो संकुचन का, संकुचन तो सिकुड़ना होता है। ठीक है, मतलब उसमें कमी होती है एक तरीके से। तो ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो सही है ना। तो निर्यात की तुलना में आयात में कमी,
निर्यात की तुलना में आयात में, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तो मुद्रा के मूल्य को इंटरनली बढ़ाया जाता है, एक्सटर्नली घट जाता है। क्यों ऐसा होता है? देखो तुम्हें अभी मैं आप रियलिटी समझाता हूँ यहाँ पे कि तुमने देखा होगा कि जब कभी भी मुद्रास्फीति होती है तो सरकार क्या काम करती है? सरकार ये करती है कि निर्यात पे टैक्स कम कर देती है, निर्यात पे टैक्स करके आयात पे टैक्स बढ़ा देती है। उससे क्या होता है, यहाँ के जो आपके पूंजीपति होते हैं उस देश के, जिस देश से सरकार ने काम किया है, उससे क्या होता है, उनको बेनिफिट होता है। परंतु इंटरनेशनल लेवल पे रुपये की कीमत घट जाती है। रुपया या जो उस देश की जो वो है भाई, इसमें अब मैं आपको रियलिटी बताऊं, रुपये की, ये अपने देश की मुद्रा की कीमत घटाना या बढ़ाना सरकार के हाथ में है। क्यों? क्योंकि सरकार अगर निर्यात पे कम टैक्स कर देती है, आयात पे ज़्यादा कर देती है, तो इंटरनेशनल मार्केट में उस देश की करेंसी की वैल्यू घट जाती है। ये है। तो ये सब देखो गवर्नमेंट के हाथ में, ये सब जो ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि क्या नाम है कि रुपया घट रहा है, ये सब सरकार जब चाहे जब कर सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मतलब कहने का ये है, माल जो है उसकी तुलना में मुद्रा आपको कम मिल पा रही है, इसको ही आप मुद्रा संकुचन कह रहे हैं। मुद्रा संकुचन मतलब मुद्रा में कमी हो जाना। ठीक है, माल की अपेक्षा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति नियंत्रक में सहायक नहीं है? मतलब मुद्रा को कैसे नियंत्रित किया जाए, मुद्रा आपूर्ति को, मान लिया मुद्रास्फीति हो रही तो उसे आपूर्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए भाई? तो मुक्त बाजार नीति लाके किया जा सकता है। ठीक है, या मुद्रा आरक्षित कैश रिजर्व रेशो से किया जा सकता है, बैंक रेट से किया जा सकता है, या मार्जिन आवश्यकता से किया। बिल्कुल ये तीनों इसके सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई इसका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इस तरीके से आप मुद्रा को ओपन तरीके से आप जो है मुद्रा को ओपन मार्केट नीति से आप मुद्रा को नियंत्रित नहीं कर सकते, बाकी तीनों से नियंत्रित आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, व्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। अरे बार बार मैं मुद्रास्फीति का जिक्र कर रहा हूँ। मुद्रास्फीति बेसिकली है क्या? मुद्रास्फीति यही है कि भाई उसमें मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य है, ठीक है, वो कम हो जाता है, आंतरिक मूल्य कम हो जाता है। देखो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि किसी देश में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसकी मुद्रा जो कम होती है वो कब होती है? मैंने आपको बताया कि जब होती है, जब वो निर्यात में जो टैक्स कम कर देते हैं, आयात में टैक्स ज़्यादा कर देते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी वो घट जाती है। वो बाह्य मुद्रा का मतलब बाह्य वैल्यू कम हो रही है उसकी। ठीक है, परंतु मुद्रास्फीति एक ऐसी चीज़ है, इसमें उसकी आंतरिक वैल्यू कम हो जाती है, मतलब करेंसी जो है उसकी आंतरिक वैल्यू कम हो जाती है, और जो ये है आपकी कीमत जो है उसकी वजह से कीमत बढ़ जाएगी। भाई कोई चीज़ आज एक नोट जो 5 का है उसमें आज वो मिल रही है, ठीक है, कल को उसकी अगर कीमत घटा दी जाए मूल्य की, उस नोट की 5 की जगह 3 हो जाए, तो आप सोचो कि क्या वो 3 रुपये में दुकानदार आपको दे देगा? नहीं, वो तो 5 की देगा ना, तो उसके हिसाब से तो उसकी कीमत बढ़ गई ना। तो मतलब कीमतें बढ़ जाती हैं, किसकी? वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, परंतु मुद्रा की कीमतें घट जाती हैं। दैट इज मुद्रास्फीति। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अर्थव्यवस्था वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी। ठीक है, एक वर्ड आता है मंदी। मंदी में क्या होता है, सब बाजार जो है लॉस में चले जाते हैं, मंदी आ रही है भाई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति तो हो ही रही है। मुद्रास्फीति तो मैंने अभी आपको समझाया कि मूल्य तो नीचे जा ही रहा है, रुपये का, करेंसी का, कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, प्लस में मंदी और आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? देखो इससे डरना नहीं है, स्टैगफ्लेशन हिंदी में भी लिखा आता है, या तो स्टैगफ्लेशन मिलेगा या आपको ये वर्ड मिलेगा मंदी। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर करते हैं। अब देखो क्या होता है, जो घाटे की, अगर देखो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो घाटे में जा रही है, ठीक है, और आय और राजस्व का अब अंतर आपको इक्वल करना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक्स्ट्रा नोट छाप देंगे। भाई आपने एक्स्ट्रा नोट छाप दिए, अब उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य क्या है, क्यों छापे आपने वो एक्स्ट्रा नोट? जिससे आपका आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए।
परंतु यहाँ आपके दो चीज़ें हैं। यहाँ दो चीज़ें क्या हैं, अगर ये चीज़ें फेल हो जाती है तो क्या होगा, और अगर ये सक्सेस हो जाती है तो क्या होगा। तो मैं आपको इसके एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वो जीता जागता एग्जाम्पल है वेनेजुएला। वेनेजुएला ने यही काम किया था और उससे क्या हुआ, वहाँ मुद्रास्फीति हो गई। मुद्रास्फीति मतलब करेंसी की वैल्यू घट गई। वहाँ एक एक बैग भर के पैसों को लेके जाते हैं और एक ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं। मतलब यार इतना, मतलब मूल्य इसकी मुद्रा की कीमत ही नहीं, क्योंकि नोट ही उन्होंने एक्स्ट्रा छाप दिए। तो वो तो सोच रहे थे कि विकास डेवलप हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, परंतु ये क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो है कीमत कट गई है, ठीक है। तो अब ये चीज़ कह रहा है कि अगर मुद्रा विफल हो जाती है तो इससे कौन सी जो इस वो है वो कंडीशन हो जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया मुद्रास्फीति, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, वहाँ मुद्रास्फीति हो जाती है, करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे तुमको बहुत सारे पैसे दे के बहुत कम सामान वहाँ आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि और लाभ होता है। देखो हानि होती है देनदार को। देनदार को हानि कैसे होती है, मान लिया उसने आपको 10 रुपये दिए और उसकी कीमत मुद्रास्फीति हुई और उसकी कीमत होगी भाई अब 7 रुपये। तो जो ऋणी होगा वो आपको 7 रुपये देगा भाई, क्योंकि आपसे तो उसने जो नोट लिया था उसके हिसाब से तो देगा। मतलब आपसे उसने 10 रुपये लिए जिस नोट के हिसाब से, और वो उसी नोट के हिसाब से आपको वापस दे रहा है, और पहले उसकी वैल्यू 10 रुपये थी और अब उसकी वैल्यू 7 रुपये हो रही है मुद्रास्फीति से। तो फायदा किसको हो रहा, इनडायरेक्टली ऋणी को। तो ऋणी को जो पैसा ले रहा है ऋणी, उसको तो फायदा हो रहा है, जो पैसा दे रहा है उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देनदार को नुकसान होगा और ऋणी को फायदा होगा मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति मैंने आपको बता दिया है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से जल्दी बना सकूं। धन्यवाद।